Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurav Gautam. In this video lecture, we are going to discuss properties of colloidal systems, or you can say colloidal solve. Okay, तो colloidal solves की properties में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे physical properties. Physical properties में first of all heterogeneous nature, वो तो हमें पता ही है कि colloidal solutions जो होते हैं they are heterogeneous in nature. Second, stability. Stability means कि उनका जो dispersed phase और dispersion medium सेपरेट तो नहीं हो जाता खुद ब खुद, नहीं, दे आर क्वाइट स्टेबल. ओनली अ फ्यू कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कंपैरेटिवली लार्ज साइज सेटल डाउन बट वेरी स्लोली. ठीक है, कोलाइडल साइज में भी जैसे सॉल्यूशन में अगर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल हैं तो वो भी कुछ बड़े पार्टिकल होंगे कुछ छोटे. जो छोटे पार्टिकल होंगे वो तो सेटल होते ही नहीं है. जो बड़े पार्टिकल हैं हाँ वो कुछ टाइम बाद सेटल हो जाते हैं बट वेरी वेरी स्लो. वो भी प्रोसेस बहुत स्लो होता है. फिल्ट्रेबिलिटी. फिल्ट्रेबिलिटी फिल्ट्रेबल थ्रू एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन. पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. कोलाइडल पार्टिकल उससे पास नहीं कर पाते, इसलिए इनको विद द हेल्प ऑफ एनिमल एंड पार्चमेंट मेम्ब्रेन फिल्टर किया जा सकता है कोलाइडल सोर्स को. फोर्थ, विजिबिलिटी एंड कलर. इनका विजिबिलिटी और कलर कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्कैटर्ड लाइट फॉलिंग ऑन देम. विजिबिलिटी, वैसे तो ये विजिबल नहीं होते विद द नेक्ड आई. अंडर द माइक्रोस्कोप आप कोलाइडल पार्टिकल्स को देख सकते हो. ठीक. और दूसरा, कलर में आपको देखना पड़ता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे करते हैं ये. दे स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम एंड द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल. ओके. कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू क्यों है? क्योंकि जो स्काई में गैसेस प्रेजेंट हैं उनका साइज ऐसा कंपेरेबल है कि वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है इंस्टेड ऑफ अदर कलर्स. अदरवाइज जो सनलाइट में इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर. जो सनलाइट से जो सन से लाइट आ रही है दैट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, बट उसमें से जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है. बिकॉज एटमोसफेयर में जो गैसेज हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो उस ब्लू कलर के साथ कंपेरेबल है, इसलिए वो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए स्काई ब्लू कलर का नजर आता है. ओके. तो सिमिलरली जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा वो स्कैटर कर रहे हैं. और कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को वो स्कैटर करेंगे उसका पता कैसे लगेगा? डिपेंड दैट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल. कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा उस उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? साइज के ऊपर एंड नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर. ओके. जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड सोल, अगर गोल्ड सोल जो है अब बहुत फाइन पार्टिकल गोल्ड के लेके उसकी हेल्प से बनाओ, उस टाइम उस गोल्ड सोल का कलर क्या होता है? रेड, जैसे यहाँ पे दे रखा है. ओके. अगर आपने साइज थोड़ा ग्रेटर किया तब वो पर्पल कलर का हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ये देखो पर्पल कलर का हो रहा है ना, जैसे जैसे इधर को जा रहे हैं पर्पल कलर का होगा, हो जाएगा. अगर और ग्रेटर हो जाएगा तो फिर ब्लू कलर का हो जाएगा. अगर आप और ग्रेटर कर दोगे साइज देन अल्टीमेटली वो सोल्यूशन जो गोल्ड सोल का जो कलर बनेगा दैट विल बी गोल्ड. तो इस यहाँ से पता लगता है कि पार्टिकल साइज पे डिपेंडेंस होती है कलर ऑफ सोल की. कोलाइडल सोल का कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज जिससे वो बना है. ठीक है, क्लियर? So this was the physical properties. Now second is the mechanical properties. Mechanical properties में they show Brownian movement. Brownian movement क्या होती है? जो zigzag movement of the colloidal particle in the colloidal soul. जैसे वो zigzag कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए कभी वापस आ गए like this. ठीक है, ऐसी मूवमेंट करवाते रहते हैं which is called as the ब्राउनियन मूवमेंट. ओके. और कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द कोलाइडल पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल हम किसको बोल रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल्स को, क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज में. जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू अपनी काइनेटिक एनर्जी वो स्ट्राइक करते रहते हैं कोलाइडल पार्टिकल के अगेंस्ट. ओके. ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस फ्रॉम ऑल साइड्स विद डिफरेंट फोर्सेस. सभी साइड्स से उनके ऊपर, जैसे मान लो ये कोलाइडल पार्टिकल है, इसको सभी साइड से सेम फोर्स नहीं लग रही. जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से इसको ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, इस साइड से इसको कम फोर्स लग रही है, जिससे क्या हो रहा है? नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगी जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती रहेगी. ओके, इन दी डिफरेंट डायरेक्शंस.
ओके, हेंस दे मूव ड्यू टू दीज फोर्सेस। अब इस ब्राउनिन मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है इस ब्राउनिन मूवमेंट का हमें? यही ब्राउनिन मूवमेंट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल होते हैं दे डू नॉट सेटल, जिसकी वजह से आपका कोलाइडल जो है वो कोलाइडल बना रहता है, अदरवाइज उसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल गेट सेपरेटेड आउट। ओके, अगर ये जो डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट ना शो करें, एक जगह खड़े हो जाएं, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम मिलके कोलाइडल सोल बनाए रखते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। अगर ब्राउनियन मूवमेंट शो ना करते हो कोलाइडल पार्टिकल्स, तो हो सकता है दे विल सेटल डाउन। ओके, तो वो कोलाइडल नहीं बनाएंगे अल्टीमेटली, फिर तो वो सस्पेंशन की तरह हो जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होते। सेकंड, इट आल्सो हेल्प्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट को कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट, इन द अदर वीडियो। ओके, उसके लिए भी ब्राउनियन मूवमेंट की ही हेल्प ली गई है, ब्राउनियन मूवमेंट वाले कंसेप्ट की ही हेल्प ली गई है। ओके, सो दिस इज डिस्कस्ड इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ थर्ड इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? दे स्कैटर द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कोलाइडल पार्टिकल करते हैं विच आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल, दैट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। ओके, क्लियर? जैसे ट्रू सॉल्यूशन से अगर लाइट पास करवाई जाए तो यहाँ पे आपको लाइट की बीम का कलर बहुत, बीम नहीं बनती दिखती, बट आपको अगर कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल सोल में से अगर पास करवाई जाए तो यहाँ पे कोलाइड बीम बनती हुई दिखती है। ठीक है, ये बीम क्यों बन रही है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, क्लियर? और ये आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज द टिंडल कोन विच इज फॉर्मिंग। ओके, टिंडल इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व। टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा? सबसे पहले द डायमीटर ऑफ द dispersed particle is not much smaller as comparison to the wavelength of light। जो आप लाइट इसके ऊपर फॉल करवा रहे हो और यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज, उनका जो डायमीटर है वो कंपेरेबल हो, मतलब जो आपके पास डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं ये ना हो कि वो बहुत ज्यादा छोटे हों और लाइट जो आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आपको स्कैटरिंग ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? दोनों कंपेरेबल साइज की होनी चाहिए। गॉट इट? And second point is very large difference in the refractive indexes of the dispersed phase and dispersion medium। जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम मिक्स करके आपने कोलाइडल सोल बनाया है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में बहुत फर्क होना चाहिए। ओके, जैसे मान लो डिस्पर्स्ड फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो आपके डिस्पर्शन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी ग्रेटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Okay, what is the meaning of refractive index? Speed of light in the medium, speed of light, sorry, in the air, in air divided by speed of light in medium। इन दोनों की रेशियो से निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द टिंडल इफेक्ट, इट हेल्प्स टू फाइंड एवरेज मास ऑफ द पार्टिकल्स। जिस डिस्पर्स्ड फेस का आप कोलाइडल सोर्स बनाते हो, जिस डिस्पर्स मतलब जो पार्टिकल आप डिस्पर्स्ड फेस में लेते हो उन पार्टिकल्स का एवरेज मास निकालने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को, टिंडल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी को। सेकंड, इट कंफर्म्स होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल का हेट्रोजीनियस नेचर या कोलाइडल सोल्स का, नॉट पार्टिकल, यहाँ पे वर्ड आएगा सोल्स। ओके, कोलाइडल सोल्स का हेट्रोजीनियस नेचर इससे ही एक्सप्लेन होता है, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस नेचर के होते तो कभी भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। तो यहाँ से आप अगर कोई बोल दे कि क्या प्रूफ है कि जी कोलाइडल सोल जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, क्योंकि हमें तो पार्टिकल्स नहीं नजर आ रहे दोनों सेपरेटेड, हमें तो होमोजीनियस लग रहा है, हमें तो एक फेज ही लग रहा है, दो फेज तो लग नहीं रहे, तो उसका प्रूफ क्या है कि टिंडल इफेक्ट, दूध में आप टॉर्च मारोगे, अगर मान लो दूध को आपने ग्लास में लेके, तो होगा क्या, आपको बीम बनती हुई दिखेगी। वो बीम ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का है, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशंस में से बीम जो है वो बीम बनती हुई आपको नहीं दिखेगी। क्लियर? क्योंकि उसमें स्कैटरिंग नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। स्कैटरिंग तभी होती है जब लाइट की वेवलेंथ और पार्टिकल साइज कंपेरेबल हो।
ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ओके, so these are the optical properties in which we studied Tyndall effect. Now the fourth property is electrical properties. Electrical properties मतलब उनके ऊपर चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सोल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, जैसे आपने डिस्पर्स्ड जो फेज होता है, ठीक, जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल होता है, जैसे इस पार्टिकल की बात करें, इसके अराउंड में सिमिलर चार्जेस होते हैं, लाइक दिस। जैसे इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया सभी के ऊपर, तभी तो ये आपस में कोगुलेट नहीं होते, तभी तो आपस में कोलीज नहीं करते। अगर कोलीज कर जाएंगे फिर तो बड़े पार्टिकल बना के सेटल डाउन हो जाएंगे। ये ऐसे ही रहते हैं और एक दूसरे से दूर दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें सिमिलर चार्ज होते हैं डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल्स के ऊपर। और जो ये डिस्पर्शन मीडियम होता है इसमें ऑपोजिट चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे इनके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम वाले लिक्विड में नेगेटिव चार्ज होगा थ्रू आउट। ओके, हैंस पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, ये जो सिमिलर चार्ज होने की वजह से दे रिपेल ईच अदर एंड डू नॉट कोलीज टू फॉर्म लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी ईदर पॉजिटिव चार्ज, या तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज, एंड ऑल द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन कैरी द सेम चार्ज, while the dispersion medium, जो dispersion medium है जिसके अंदर उसको डिसॉल्व किया गया, had equal and opposite charge। dispersion medium में आपको इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होगा तभी कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। जैसे ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें जो पार्टिकल हैं इनके ऊपर, ये जो डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल हैं इनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर। ओके, अब जैसे आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज बनते हैं। ओके, उनमें आते हैं मेटेलिक पार्टिकल्स, ये जब भी अपना सोल बनाते हैं तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, उसके बाद मेटेलिक सल्फाइड्स लाइक आर्सेनियस सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड सोल्स, एसिडिक राइस लाइक कॉन्गो रेड, योजिन सोल। पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन से हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने पढ़ा था ना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें फेरिक क्लोराइड डालें तो उसके अराउंड पॉजिटिव, वो Fe+3 आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल ओवरऑल पॉजिटिव हो गए ना। अब उनके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, सो ये जो बनाते हैं दीज फॉर्म पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। इसको आगे अभी डिटेल में भी पढ़ना है हमने। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आ रहा है उसका ओरिजिन क्या है, उसका रीजन क्या है, कहाँ से वो चार्ज आ रहा है। ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, फर्स्ट सबसे पहले है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब म्यूचुअल रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ड्यू टू देयर मूवमेंट। ठीक है, जैसे आपने एक फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एबोनेट रॉड को अगर आप हेयर से रब करो तो आपके हेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और एबोनेट रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रबिंग से आता है ना। तो ऐसे ही जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वो सोल्यूशन के साथ जब रब होते हैं तो होता क्या है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उन ऑपोजिट चार्ज जो है वो मीडियम के ऊपर आ गया। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है रीजन इलेक्ट्रिकल चार्ज आने का ऑन दी कोलाइडल पार्टिकल्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, और जो मेन रीजन यही होता है वैसे, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी एक तरह के आयंस को ज्यादा एड्जॉर्ब कर लेना, लाइक इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इसकी बात हम हालांकि थोड़ी सी पहले भी कर चुके हैं। एन आयनिक कोलाइड एड्जॉर्ब द आयंस कॉमन टू इट्स ओन लेटिस ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। ओके, फॉर एग्जांपल कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड प्रिपेयर्ड, कैसे बनता है सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल, बाय मिक्सिंग पोटाशियम आयोडाइड विद सिल्वर नाइट्रेट, because potassium iodide on mixing with silver nitrate they are going to form silver iodide, okay, plus and KNO3। और ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बट अगर ये प्रेसिपिटेट आउट होने नहीं देना आपने, देन what should you have to do, either you add Ki in excess or you add AgNO3 in excess। अगर आप चाहते हो कि AgI जो है वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो, इफ यू ऐड Ki in the excess, अगर आपने पोटाशियम आयोडाइड को एक्सेस में ऐड किया इन दोनों की रिएक्शन करवाते टाइम, जब आप इन दोनों की रिएक्शन की हेल्प से ये बना रहे हो AgI, उस टाइम क्या होगा,
इफ यू एडेड के आई इन द एक्सेस, तो के आई में से एजीआई का कॉमन वाला आयन कौन सा है, एजीआई में कौन सा ऐसा आयन है जो के आई में भी है, आयोडाइड ना। तो होगा क्या, के आई में से एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन जो है वो एजीआई अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा लाइक दिस। ओके, तो होगा क्या, अब जो एजीआई के कोलाइडल पार्टिकल बन रहे हैं उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ द एजीआई। ओके, तो ये अब सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अगर आपने इन दोनों की रिएक्शन करवाते टाइम AgNO3 को एक्सेस में डाल दिया, देन एट दैट टाइम क्या होगा, अब कौन सा आयन है जो एजीआई इसके कॉमन है, एजी पॉजिटिव आयन। AgNO3 का एजी पॉजिटिव आयन ही कॉमन है ना एजीआई के, क्लियर। तो एजी पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर लाइक दिस। ओके, तो अब ये बन जाएगा इसका कोलाइडल सोल। ओके, कोलाइडल पार्टिकल बन गया और इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा रहेंगे। ओके, क्योंकि इसका जो AgNO3 का एजी पॉजिटिव आयन तो एब्जॉर्ब हो गया सरफेस पे, जो नाइट्रेट आयन है ये सोल्यूशन में आएगा, जब सोल्यूशन में आएगा तो क्या होगा, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यही मेन रीजन होता है कोलाइडल सोल बनने का। ओके, नेक्स्ट एक और है आपके पास, अभी जैसे ये हो गया, एंड द लेफ्ट आउट आयंस रिमेन इन द डिस्पर्शन मीडियम, अभी उसी की बात कर रहे हैं, जैसे AgNO3 में से एजी पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब हो गया, और नाइट्रेट आयन जो होंगे जो लेफ्ट आउट आयन है, दे विल रिमेन इन द डिस्पर्शन मीडियम एंड देयर बाय गिविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज टू द डिस्पर्शन मीडियम। इससे क्या होगा, वो डिस्पर्शन मीडियम को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोवाइड करेंगे। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय द एग्रीगेशन ऑफ आयंस। जैसे सोप मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक दिस, ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये एसिटेट आयन, सॉरी ये ऑक्सालेट आयन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और साथ में Na पॉजिटिव आयन, दिस इज सॉल्ट मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस। तो जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, ये डिसोसिएट होते हैं पहले, कैसे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेपरेट हो जाता है। और ये मिसल कैसे बनाते हैं, जब कितने सारे सोप के मॉलिक्यूल जो हैं दे एग्रीगेट, और वो एग्रीगेट कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन को अंदर की तरफ रखते हैं ऐसे, और अपना नेगेटिव जो है वो बाहर की तरफ रखते हैं लाइक दिस। ओके, क्लियर, और ये एक पार्टिकल बन जाते हैं विच इज कॉल्ड एज द मिसल। डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय द एग्रीगेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ सोप मिसल। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस चलेंगी आगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डेफिनेशन इज जीटा पोटेंशियल। ओके, और यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ओके, अब देखो, when one type of ions of the electrolytes are adsorbed on the surface of the colloidal particle, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि AgI की सरफेस के ऊपर अगर आप Ki डालोगे, Ki एक्सेस में डालोगे तो आयोडाइड आयन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर लाइक दिस, और ये एक पार्टिकल बन जाता है कोलाइडल पार्टिकल। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसके अराउंड पॉजिटिव भी तो इकट्ठे होंगे, ऐसे पॉजिटिव भी तो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी कि AgI के अराउंड पहले नेगेटिव इकट्ठे हुए, फिर उन नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव इकट्ठे हुए, फिर उन पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव इकट्ठे हुए। ओके, clear, when one type of ions of the electrolytes are adsorbed on the surface of the colloidal particle it forms a fixed layer, जैसे यहाँ पे AgI के अराउंड आयोडाइड आयन की एक फिक्स लेयर बन गई है, फिक्स लेयर बन गई है AgI के अराउंड। ठीक है, विच अट्रैक्ट द काउंटर आयन फ्रॉम द सोल्यूशन, जो कि काउंटर आयन जैसे यहाँ पे के पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ फ्रॉम द सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होंगे। ओके, हालांकि ये लेयर फिक्स नहीं होती, ये लेयर तो फिक्स है, AgI के अराउंड ये लेयर रहनी रहनी है, बट ये लेयर फिक्स नहीं है, इसके पार्टिकल मूव कर जाते हैं कभी, फिर वापस आ जाते हैं लाइक दैट। ठीक है, फर्स्ट इज द फिक्स्ड लेयर एंड सेकंड इज द डिफ्यूज लेयर। ठीक है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड दो लेयर बन जाती हैं, फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड लेयर विच इज ऑफ द आयन विच इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल, और उसके सराउंडिंग में एक डिफ्यूज लेयर बन जाती है काउंटर आयन। ओके, क्लियर, जैसे AgI ने अगर एजी पॉजिटिव आयन एब्सॉर्ब किया तो एक पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाएगी उसके सराउंडिंग में, और उनके सराउंडिंग में एक नेगेटिव की लेयर बन जाएगी लाइक दिस। ओके, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये जो एक लेयर और ये जो दो लेयर बनी है इनको क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी डबल लेयर। ओके, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज दी, जो ये फर्स्ट लेयर बनती है दिस इज कॉल्ड एज दी फिक्स्ड लेयर, और जो उसके सराउंडिंग में काउंटर लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड एज दी डिफ्यूज लेयर। मतलब जो डबल लेयर होती है, डबल लेयर में आपके पास पहले आती है फिक्स्ड लेयर और दूसरे नंबर पे आती है डिफ्यूज्ड लेयर। ओके,
अब समझो, अब क्या होगा, ये जो डबल लेयर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द जीटा पोटेंशियल। ओके, the double layer of the opposite charges thus formed is called as the Helmholtz electrical double layer। इसको Helmholtz electrical double layer बोला जाता है। ओके, और simply double layer। ओके, and due to this double layer a potential difference exists between the fixed layer जो कि एक चार्ज की होगी and the diffuse layer जो कि opposite चार्ज की होगी, and this potential difference is known as the electrokinetic potential or zeta potential। ओके, ये डेफिनेशन याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, क्लियर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड जीटा पोटेंशियल, जो ये जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में ये जो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज दी जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल। ओके, अब आगे एक डेफिनेशन है, आगे आपके पास एक टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसको कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं, हालांकि इसका अब नाम जो चलता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस चलता है। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडल पार्टिकल्स का मूव करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मान लो ये कोलाइडल सोल है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल जो हैं दे आर नेगेटिव, ये जितने भी ये कोलाइडल पार्टिकल नजर आ रहे हैं दीज आर नेगेटिव। तो जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने तो ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे लाइक दिस। ओके, क्लियर, और कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज दैट द कोलाइडल पार्टिकल कैरी। और इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करवाते हैं, कि कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज पता लगाने के लिए। जैसे अगर वो कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव के अराउंड इकट्ठे हुए हैं तो इट मीन्स वो नेगेटिव हैं, अगर उल्टा हो जाता है कि वो नेगेटिव के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स तो इट मीन्स वो पॉजिटिव है। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, इसमें पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज होती है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे आप कोलाइडल सोल में आप इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन में डाल दिया आपने लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे कोलाइडल सोल ले लिया, ठीक है, कोलाइडल सोल बनाते टाइम कुछ कटायन और अनायन जैसे एन, जैसे एजीआई कैसे बनाया था आपने, AgNO3 प्लस KI को मिक्स किया, देर इज फॉर्मेशन ऑफ AgI प्लस KNO3, ठीक है। तो यहाँ पे जब AgI का कोलाइडल सोल बनेगा उसमें कुछ K पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन भी होंगे जिनको क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द क्रिस्टलॉइड पार्टिकल, जो कि छोटे होते हैं साइज में। ओके, क्लियर। तो इन क्रिस्टलॉइड्स को भी सेपरेट करना हो अगर आपने कोलाइडल कोलाइडल सोल से तो कैसे करते हैं, ठीक है, एक तो हो गया फिल्ट्रेशन वगैरह जैसे हमने प्यूरिफिकेशन में पढ़ा था, क्लियर। उसके लिए इलेक्ट्रोस्मोसिस भी करवा सकते हो। ओके, इलेक्ट्रोस्मोसिस में क्या करते हैं, अ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कटायन और एनायन प्रेजेंट है, they are allowed to move under the influence of an electric field whereas the colloidal particles are not allowed to move। कोलाइडल पार्टिकल्स को मूव नहीं होने दिया जाएगा जो डिस्पर्शन मीडियम में क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, कौन क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलॉइड्स, crystalloids in dispersion medium which are present they are allowed to move, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड कोलोइडल पार्टिकल बाहर जा नहीं पाएंगे और क्रिस्टलॉइड यहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे, दे विल ट्रैवल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव क्रिस्टलॉइड है वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, जो नेगेटिव क्रिस्टलॉइड है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट आपको एक डेफिनेशन है, कोगुलेशन क्या होती है या फ्लोकुलेशन क्या होती है या प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ये सेम सेम सी टर्म है तो इसको एक के अंडर ही कवर कर लिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स so to change them into large size particle which immediately settle down as a precipitate is called as the coagulation। ठीक है, जैसे ये जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव, मैंने हमने बोला ना कि पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल बने होते हैं और बस सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, और न्यूट्रल हो, जब जैसे ही न्यूट्रल होंगे तो ये आपस में कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और कोगुलेट होकर क्या होगा, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी, दिस सेटलिंग इज कॉल्ड एज दी प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। ओके, और कोगुलेशन करवाने के लिए यू हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे आपको, वही इलेक्ट्रोलाइट उसका चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा
that will supply opposite charge to the colloidal particles. So during coagulation, ions of the opposite charge than the colloidal particles are adsorbed on the surface, which are provided by the electrolyte which you are added. Okay, clear? And that ions which are adsorbed on the colloidal particle surface, which make them to get in form of precipitate, are called as the coagulating or flocculating ion. ओके, जैसे मान लो एजीआई का कोलाइडल सोल बना हुआ है, उसकी सरफेस में मान लो आयोडाइड जो है वो एब्जॉर्ब हुए पड़े हैं। ओके, आयोडाइड एब्जॉर्ब हुए पड़े हैं। क्लियर? और इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आपने बाहर से केआई सॉल्यूशन डाल दिया, तो केआई में से कौन है जो इसको प्रेसिपिटेट आउट करवाएगा, जो इसको न्यूट्रलाइज करवा सकता है? ये नेगेटिव है ना, ये ओवरऑल नेगेटिव हुआ। क्लियर? तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये केआई में से के पॉजिटिव आयन जो है, केआई विल बी द इलेक्ट्रोलाइट विच इज ब्रिंगिंग आउट कोगुलेशन, जो कोगुलेशन करवा रहा है। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो के पॉजिटिव आयन है, के पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस पूरे कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, ड्यू टू इट्स ऑपोजिट चार्ज। तो के आई में जो फ्लॉकुलेटिंग आयन है वो कौन सा है? के पॉजिटिव आयन। और के आई क्या हुआ? वो वाला इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप कोगुलेशन करवाने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, और इसमें कोगुलेटिंग और फ्लॉकुलेटिंग आयन कौन सा हुआ? के पॉजिटिव आयन। ओके, clear? When small amount of the electrolyte is added, the process is called as the flocculation. जब आप कोगुलेशन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से आप कोगुलेशन करवा रहे होते हो, उस कोगुलेशन को फ्लॉकुलेशन बोला जाता है। When small amount of electrolyte is added to the process is called as the flocculation. But small amount, पूरा सूरा जितना चाहिए उतना का डालना, उससे एक्सेस में नहीं डालना अपने कभी भी कोगुलेटिंग आयन। ओके, और उस टाइम जो कोगुलेशन हो जाती है उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। ठीक है, मतलब कोगुलेशन का तो मतलब वो एग्रीगेटिंग टुगेदर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल एंड मेकिंग द बिग प्रेसिपिटेट्स। ओके, बट ये अगर खुद हो जाए, खुद ब खुद हो जाए विदाउट एनी इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिंपल कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन, सॉरी कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ओके, बट जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हो और वो भी स्मॉल अमाउंट में ऐड करने पे, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लॉकुलेशन। ओके, और फ्लॉकुलेशन को आप रिवर्स भी कर सकते हो, सिंपली शेक करके दोबारा से कोलाइडल सोल बन सकता है। ओके, वो बात अलग है कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो दोबारा से जल्दी से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कोगुलेशन। ओके, और कोगुलेटिंग और फ्लॉकुलेटिंग आयन के बारे में याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो न्यूट्रलाइज करता है आपके कोलाइडल पार्टिकल्स को। ओके, उसके बाद कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू, फ्लॉकुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है? जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए। ओके, क्लियर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया आपने, उसमें कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालें, और उसकी अमाउंट जो मेजर करनी है वो मिली मोल्स में मेजर करनी है, सो एज टू ब्रिंग दी कंप्लीट कोगुलेशन, सो दैट उस पूरे कोलाइडल सोल की कंप्लीट कोगुलेशन हो जाए। दैट विल बी दी coagulation, flocculation or precipitation value of that particular electrolyte which you are using for the precipitation। ठीक है, दोबारा एक बार, कितना जो फ्लॉकुलेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो वो कितने मिलीमोल्स आप डालें किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सो दैट उसकी कोगुलेशन हो जाए। दैट विल बी कॉल्ड एज दी कोगुलेशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट विच यू आर यूजिंग फॉर दी कोगुलेशन। ओके, स्मॉलर दी कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी कोगुलेटिंग वैल्यू स्मॉलर होगी, इट मीन वो उतनी, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही जल्दी वो कोगुलेशन करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। स्मॉलर द कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेशन पावर, उतनी ही उसकी कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, और कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेशन पावर को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल है, हार्डी स्कूल्स रूल। ओके, हार्डी स्कूल्स रूल क्या कहता है? ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग और फ्लॉकुलेटिंग आयन, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसमें जो कोगुलेटिंग और फ्लॉकुलेटिंग आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी, ग्रेटर विल बी इट्स पावर टू ब्रिंग आउट कोगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है लाइक आर्सेनियस सल्फाइड वाला,
उसकी कोगुलेशन करवाने के लिए इन तीनों में से सबसे पावरफुल कौन है? एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। क्योंकि नेगेटिव है, पहली बात नेगेटिव है, तो इसकी कोगुलेशन किसकी वजह से होगी? कटायन की वजह से। और कटायन में सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। तो ये सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर रखता है टुवर्ड आर्सेनियम सल्फाइड। बेरियम प्लस 2 उससे कम और सोडियम प्लस 2 सबसे कम। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा कोलाइडल सोल है उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड स्कूल रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोलाइट चूज करोगे। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करोगे जिसमें कटायन ज्यादा से ज्यादा चार्ज रखता हो। और अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल हुआ तो अब तब आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करोगे जिसमें जो एनायन है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज सोल जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनके लिए सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? फॉस्फेट आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी और क्लोराइड आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे कम होगी अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए। So this was the Hardy-School's rule, and this is also very important. Hardy-School's rule. Okay, clear? Next, protection of lyophilic colloids. Gold number. Gold number is very important definition. Okay. अब बात आती है कि हमें पता लग गया कि हम कोगुलेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? किसी कोलाइडल, जो उसके कोलाइडल पार्टिकल हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उनसे ऑपोजिट चार्ज वाले आयन सप्लाई करने वाला इलेक्ट्रोलाइट डालो। ओके, उससे क्या होता है? उससे वो न्यूट्रल हो जाते हैं और वो कोलिस करके बड़े बन के प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो कोगुलेट हो ही ना। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कोगुलेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाते हैं उसको ऐड करवाने से पहले कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवा दिया जाए जिसकी वजह से क्या है, वो कोगुलेशन होने ना दे इन कोलाइडल पार्टिकल की। दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। addition of a certain lyophilic colloid like gums, soaps, gelatin etc. to the lyophobic colloids. लायोफोबिक क्लोराइड्स जैसे हमें पता है बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर हम उनमें कोई लायोफिलिक क्लोराइड डाल दें विच रेंडर लायोफोबिक क्लोराइड्स डिफिकल्ट टू कोगुलेट, जो कि लायोफोबिक क्लोराइड्स को डिफिकल्ट ऐसा बना दें कि वो कोगुलेट इजिली ना हो, जब भी आप उसमें कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। ठीक है, क्लियर? जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, आपने कोगुलेशन करवाने के लिए डाला है, बट आपने इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले लायोफोबिक क्लोराइड में कोई लायोफिलिक क्लोराइड डाल दिया एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट। ये जो लायोफिलिक क्लोराइड है आपने इसको क्यों डाला है? प्रोटेक्ट करने के लिए, एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट। ओके, क्लियर? सो दी प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी प्रोटेक्शन। ये प्रोसेस क्या क्या लाएगा? प्रोटेक्शन। कि आपने क्या किया? लायोफोबिक क्लोराइड की प्रोटेक्शन करी है विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड। ओके, एंड दी लायोफिलिक कोलाइड्स आर टर्म्ड एज दी प्रोटेक्टिव कोलाइड। और जो लायोफिलिक कोलाइड आप ऐड करोगे प्रोटेक्शन के लिए दैट विल बी कॉल्ड एज दी प्रोटेक्टिव कोलाइड। जैसे ये रहा लायोफोबिक पार्टिकल। ओके, उसकी सरफेस पे क्या होगा? लायोफिलिक पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, क्लियर? अब गोल्ड नंबर क्या होता है? ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये किसके लिए आता है? ये प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए डेफिनेशन है। ओके, तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड is the minimum amount of the protective colloid in milligram which must be added to 10 ml of standard red gold sol so that no coagulation of the gold sol take place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it. Okay, अगर मान लो आप 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लो, स्टैंडर्ड कंडीशन में गोल्ड सोल लेना है आपने, उसमें अगर आप 1 ml 10% NaCl डालो तो उसकी कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसकी कोगुलेशन हो जाती है। बट 1 ml 10% NaCl डालने से पहले कितना मिनिमम अमाउंट हम डाल दें किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड का इन मिलीग्राम्स, सो दैट उसके बाद अगर आप 1 ml 10% NaCl डालो तो इस स्टैंडर्ड रेड गोल्ड की प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन ना हो। दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज दी गोल्ड नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव कोलाइड जो आपने डाला है। ओके, गोल्ड नंबर किसके लिए होता है? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के लिए होता है। ठीक है, और जो प्रेसिपिटेशन करवाते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कौन सा नंबर होता है? उनको उसके लिए क्या बोलते हैं? उसके लिए बोलते हैं प्रेसिपिटेशन वैल्यू। ओके, तो गोल्ड नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड दैट डेफिनेशन इज फॉर द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ओके, और प्रोटेक्टिव कोलाइड जल्दी हम किनको यूज करते हैं? लायोफिलिक क्लोराइड को यूज करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स फॉर द लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स।
ओके, क्लियर। तो ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ओके, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रॉब्लम भी करेंगे हम, न्यूमेरिकल। द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, यहाँ पे 100 ml दी है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने गोल्ड नंबर निकालना है। 100 ml of colloidal soul of gold is completely prevented by the addition of 0.25 gram of the starch to it before adding 10 ml of 10% NaCl solution. Find out the gold number of the starch. ठीक है, 100 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च डाला, तो 10 ml के लिए कितना स्टार्च डला होगा? 10 ml के लिए डला होगा 25 मिलीग्राम, क्योंकि 100 ml के लिए 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने ग्राम को, तो 10 ml के लिए 25 मिलीग्राम ऐड कर दिए। ओके, तो 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना लगा आपने, आपने कितना ऐड किया? 25 मिलीग्राम। तो जो आपके पास आपने जो स्टार्च डाला है, विच इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड, उसका गोल्ड नंबर कितना हो गया? गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज 25। ओके, क्लियर, वेयर स्टार्च एक्टेड एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, दैट्स इट। सो स्टार्च यहाँ पे क्या काम कर रहा है? गोल्ड सोल के लिए एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड काम कर रहा है, और स्टार्च का गोल्ड नंबर क्या होगा? 25। और ये गोल्ड नंबर वैल्यूज आपको मिल जाती हैं फिर, कि कौन से पर्टिकुलर कोलाइड की, कौन से प्रोटेक्टिव कोलाइड का कितना गोल्ड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव कोलाइड को यूज करते हैं। ओके, क्लियर। एक और गोल्ड नंबर की तरह एक और प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए नंबर होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्गो रिबिन नंबर। इंस्टेड ऑफ गोल्ड नंबर, द प्रोटेक्टिव action of the lyophilic collide is sometimes expressed in terms of the Congo ribbon number, as suggested by the Ostwald. इसको किसने suggest किया था? Ostwald ने। It is defined as the minimum amount of the protective colloid in milligrams that prevent, इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड को मेंशन नहीं किया, that prevent the, wait, it is defined as the minimum amount of the protective colloid in milligrams that prevent the color change of 100 ml of 0.01% Congo ribbon dye। इसमें किसका यूज किया है? कॉन्गो रिबन डाई का यूज किया है फॉर दी स्टैंडर्ड। इसमें किसका यूज किया था? गोल्ड सोल का। महंगा होता होगा गोल्ड सोल, गोल्ड का बना होता है। इसमें किसको यूज किया उसने? 100 ml ऑफ 0.01% कॉन्गो रिबन डाई को, टू विच 0.16 ग्राम इक्वलेंट ऑफ KCl इज एडेड। अदरवाइज 100 ml ऑफ 0.1% कॉन्गो रिबन डाई में 0.16 ग्राम ऑफ KCl अगर डालें तो वो कोगुलेट हो जाती होगी। बट प्रोटेक्टिव कोलाइड का कितना मिलीग्राम डालें कि वो कोगुलेट ना हो, दैट विल बी कॉल्ड एज दी कॉन्गो रिबन नंबर। जैसे गोल्ड नंबर वैसे कॉन्गो रिबन नंबर। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार क्या होता है कंपटीशन वगैरह में, या कई बार बोर्ड में ही एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपने एक्स्ट्रा भी कर लेना है। कॉन्गो रिबन नंबर भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, क्लियर। और ये दोनों नंबर होते हैं किनके लिए? फॉर प्रोटेक्टिव कोलॉइड, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कौन से हैं आपके पास? कौन से हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड? लायोफिलिक। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। किनके लिए एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड काम करते हैं वो? फॉर लायोफोबिक। ओके, लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए वो एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड का काम करते हैं। क्लियर। सो दैट्स इट। दिस इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू इमल्शन। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।